नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र, लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास हुआ है। 70 सालों के बाद इंसाफ दिलाने वाला बिल है, ये कह रहे हैं अमित शाह। ये बिल न्याय के लिए है। जम्मू कश्मीर की चिंता किसी ने नहीं की। पीएम गरीब पिछड़ों का दर्द समझते हैं। हम वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं। कमजोर लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है और पिछड़ों को रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। कश्मीरी पंडितों के लिए सीट रिजर्व है। 370 हटाना कुछ लोगों को खटक गया। और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है और अब किसी में पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास हुआ है। सदन में चर्चा के दौरान अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। गृह मंत्री ने कहा, नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी दीपक चौबे फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ में। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? आज का दिन बेहद खास रहा, हालांकि हंगामा भी उतना ही जोरदार था। जी बिल्कुल, देखिए, और अनुच्छेद 370 हटना जिस तरीके से हटा, उसके बाद जिस तरीके से घाटी में एक माहौल शांत हुआ। हालांकि खुद जब गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे कि लगातार हमने अच्छा काम किया है, और अमित शाह ने कांग्रेस पे चुटकी ली, कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओ की समस्या पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुई थी। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो एक छवि है उसको दिखाना चाहते थे। और जिस तरीके से पूरा जो एक बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि धारा 370 खत्म किया जाएगा, उसको लेकर भी आज वो बोलते रहे। करीब अगर बात की जाए तो धारा 370 वहां जहां 45,000 लोगों की मौत की जिम्मेदारी थी, उसके बाद जिस तरीके से लगातार वहां पे जो गतिविधियां थी उसको खत्म किया गया। एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा था उसको खत्म किया गया। अब देखिए, जो नया बिल आएगा उसमें जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 7 नॉमिनेट जो विधायक होंगे वो होंगे, जिसमें अगर बात की जाए तो इस 7 जो है वो राज्यपाल की जिम्मेदारी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं अब जल्दी घाटी में भी अब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसको चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है सदन के पटल पर, वो भी सुनना लाजमी हो जाता है। सुनिए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती। मैंने कहा था आतंकवाद का मूल आर्टिकल 370 के कारण खड़ा हुआ अलगाववाद की भावना है। आर्टिकल 370 जाने से
अलगाववाद में बहुत बड़ी कमी आने वाली है और इसके कारण आतंकवादी भावनाओं में कमी आएगी। रिकॉर्ड की बात है भाई अभिनंदन जी। अब मैं बताता हूं मैं 1994 से 2004, इसमें शासन पर मैं नहीं जा रहा, कालखंड बोल रहा हूं, कई शासन आए हैं। टोटल आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,164 हुई। छोटी छोटी घटनाएं भी है, कुछ बड़ी भी है। 2004 से 14 मनमोहन सिंह सोनिया जी के शासन का समय आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुई, 7,270। और नरेंद्र मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2,000 हुई। 70% की कमी आई है। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि ये जो 2,197 आई है, इसमें से एक घटना का जिक्र है। 65% घटनाएं पुलिस की गई कार्यवाही के कारण अकर हुई है। मतलब कोई जगह पे सूचना मिलती है कि आतंकवादी छिपा है, पुलिस इस पर हमला करती है तो भी वो आतंकवादी मुठभेड़ मानी जाती है। इस प्रकार की 70% कमी आई है 2004 से 14 में और 14 से 23 में। नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार में। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था, अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है, वो जाएगा। अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म। और कल पथराव की बात करते, मैंने 2 साल लिए हैं साहब। 2010 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी 2010 में। 2023 में 0, एक भी पथराववाद नहीं। ऑर्गेनाइज हड़ताल जो कॉल देकर, पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका, और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे। 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में। एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद नहीं। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, 23 में क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6,235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस बार क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है 0 इंजर्ड है। क्या बदलाव हुआ है? इनको मैं कहता हूं क्या बदलाव हुआ है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कुल 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें 11 सांसदों को जीत मिली थी, जबकि 10 सांसदों को हार का भी मुंह देखना पड़ा। बीजेपी ने आज एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपने जीते हुए 10 सांसदों से इस्तीफा ले लिया है। इनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से सांसद रीति पाठक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साई से भी इस्तीफा लिया गया है। बीजेपी ने जीते हुए चुनावी राज्यों में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया। इससे इस बात की भी अटकलबाजी तेज हो गई है कि इनमें से कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिनमें से सबसे बड़ा नाम अरुण साव है, जो कि ओबीसी नेता हैं और साथ में छत्तीसगढ़ से आते हैं। साव जाति का अगर छत्तीसगढ़ के अंदर आधिपत्य की बात की जाए तो 18% वोट शेयर रहा और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर अलग अलग जिलों में साव जाति के लोग फैले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और छिंदवाड़ा के 7 विधानसभा सीटों पर हार के बाद कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते नजर आए।
और कहा कि हम छिंदवाड़ा जीत नहीं पाए, लेकिन यहां के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को यहां बांध दिया था। यहां हम 7 सीटें हारे, इसलिए मैं आज यहां इस संकल्प के साथ आया हूं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें भाजपा जीतेगी। छिंदवाड़ा से हमने मिशन 29 की शुरुआत की है। तो देखिए, न्यूज इंडिया यूं ही नहीं कह रहा था कि सेमीफाइनल में पास और फाइनल की आस, इसकी शुरुआत हो चुकी है। भाई हूँ, बेटा। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, जनता का विश्वास भी मिला, जीत नहीं पाए, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी के यहाँ बांध दिया था। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हम हारे हैं। तो मैं आज इस संकल्प के साथ आया हूँ, कार्यकर्ता के बीच में, जनता के बीच में, कि लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा से मिशन 29 हमने प्रारंभ किया है। मतलब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीत के उनकी झोली में डालना है, 29 कमल के फूलों की माला पहनाना है। और इसलिए आज मिशन 29 का प्रारंभ छिंदवाड़ा से किया, और जो उत्साह छिंदवाड़ा में दिखा वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और बाकी सीटें भी जीतेंगे। पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं मामा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ। ये परिवार है अपना। तो उस परिवार के साथ मिले, परिवार का प्यार मिला, तो पूरा परिवार, प्रदेश ही पूरा परिवार है, छिंदवाड़ा भी परिवार है यहाँ के कार्यकर्ताओं। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा बुलंदशहर पहुंचे, विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जीत को सनातन की जीत समझा जाए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस हारी है। छत्तीसगढ़ है, ये कांग्रेस के कुशासन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण उनकी पराजय हुई, और मध्य प्रदेश में शिवराज जी का और बीजेपी का सुशासन और मोदी मंत्र, इनके कारण विजय हुई। कांग्रेस को ये बात बेहतर समझनी चाहिए कि अपशब्दों का जितना प्रयोग मोदी जी के बारे में करेंगे, जनता उसका जवाब वोट के माध्यम से देगी। सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों की दोस्ती और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी सनातन के बारे में ये कहना कि मोदी को वोट देने का मतलब है सनातन आएगा। सनातन को हटाना है तो मोदी को हटाना होगा। तो चुनाव प्रचार के दौरान भले ही विकास के दावे किए गए हों, लेकिन दिनेश शर्मा का ये बयान स्पष्ट करता है कि हिंदूवादी एजेंडे पर सवार होकर के ये जीत हासिल की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोगा मेडी हत्याकांड का जिक्र जरूरी। इसके बाद एक्शन में पुलिस जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। डीजीपी उमेश मिश्रा ने गठित की है टीम। आईपीएस दिनेश एनएम को सौंपा गया है जिम्मा। आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो बड़ी अपडेट है इस समय की। डीजीपी उमेश मिश्रा ने टीम गठित कर दी है। आईपीएस दिनेश एनएम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। आरोपियों की अगर बात की जाए तो 5-5 लाख रुपए इनाम राशि घोषित हुई है। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट है। डीजीपी उमेश मिश्रा, जिन्होंने आईपीएस दिनेश एनएम को जिम्मा सौंप दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद उत्पन्न स्थिति के चलते प्रदेश की कानून और शांति व्यवस्था की समीक्षा की है। कलराज मिश्र ने कहा, प्रदेश में शूटर्स की ओर से दिन दहाड़े हत्या का मामला गंभीर है। उन्होंने इस संगठित अपराध से उपजे हालातों पर निरंतर निगरानी रखे जाने की हिदायत भी दी है। विशेष रूप से उन्होंने अपराधियों को पकड़े जाने के लिए पुख्ता कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था किसी भी स्तर पर नहीं बिगड़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन सभी स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए।
आपको बता दें बीते दिन कलराज मिश्र ने डीजीपी से जवाब भी मांगा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राजपूत समाज के नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने गोगामेडी हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने की मांग उठाई है। पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने साफ कहा कि एटीएस, एसओजी और पंजाब पुलिस ने गोगामेडी की जान को खतरा बताया था, जांच के लिए कहा था, तो भी गोगामेडी को उपलब्ध नहीं कराई गई सुरक्षा समाज के कार्यकर्ताओं की हत्या होना सरकार के माथे पर कलंक है। और इन माफियों की कमर तोड़ने के लिए कटिबद्धता से काम आगे होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार का काम हम लोग करेंगे। मेरी सरकार से मांग है कि इसको एनआईए को सौंपे ताकि इस पूरे मामले में गंभीरता रूप से इन गैंगस्टरों तक पहुंचे। शूटर को गिरफ्तार करना, किराए के हत्यारों को गिरफ्तार करना एक अलग बात है। मुख्य सरगना चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, वो हमेशा बचकर निकल जाते हैं। दर्जनों हत्याएं होने के बाद रोहित गोडारा, लॉरेंस गैंग और संपत नेहरा गैंग ने जुम्मेवारियां ली है सोशल मीडिया पर। यह दुस्साहस उनका इस बात को संकेत कर रहा है कि राजस्थान में हर व्यक्ति आज असुरक्षित है। सरकार को इस पर जल्दी ही आवश्यक कदम उठाने चाहिए। गोगामेडी हत्याकांड के बाद से महेंद्रगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि इस हत्याकांड में शामिल एक शूटर नितिन फौजी महेंद्रगढ़ का ही रहने वाला है। तो वहीं इस हत्याकांड के बाद मीडिया के सामने आए नितिन के पिता ने कहा, 9 नवंबर को नितिन महेंद्रगढ़ गाड़ी ठीक कराने गया था। उसी दिन शाम को 4 बजे तक गाड़ी ठीक हो गई। उसके बाद हमारे से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। अभी तक मीडिया में कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन नितिन के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में हरदोई में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने विरोध करते हुए राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को देकर मामले के आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने और परिवार को सुरक्षा देने की मांग भी की गई है। ये कल राजस्थान में राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो नृशंस हत्या की गई है, उस संबंध में हम लोगों ने एकत्रित होकर ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति महोदया से मांग की है कि उनके हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर उनको दंड दिया जाए। हम उनके परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं कि उनके परिवार की सुरक्षा की जाए। इसमें एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। जांच कर उस साजिश का पर्दाफाश किया जाए और जो भी दोषी पाए जाएं उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। असल में 3 राज्यों में जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में यह बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सीएम फेस पर बातचीत हो सकती है, चेहरा तय भी हो सकता है। देखिए, बहुत कठिन है डगर पनघट की, हम यूं नहीं कह रहे हैं। असल में सांसदों पर दांव खेलने के बाद बीजेपी के लिए मुश्किलों का दौर इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि दिग्गजों की भरमार है और चेहरा किसको घोषित कर दें, इस बात पर सस्पेंस बरकरार है। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।